Hello everyone. In this segment, we will be discussing the salient features of the Constitution, the most important features of the Constitution that forms the base of the Constitution. Once you understand this segment, then the picture is clear to you, because in the subsequent segments, we will be discussing these segments only multiple times. इस पोर्शन में से प्रीलिम्स में भी के लिए भी क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस के लिए क्वेश्चन भी बनते हैं। बहुत सारी अंडरलाइंग थीम्स इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो आप ये ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए and let us go ahead. So the first important feature of the constitution is it is the लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत इलेबोरेट है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट किया था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, एक प्रीएम्बल था, अराउंड 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। लेकिन बाद में अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को और एक कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया और बड़ा बनाया गया, और अब अप्रोक्सीमेटली 470 आर्टिकल्स है और 12 स्केड्यूल्स है। हम लोग 12 स्केड्यूल्स जो हैं वो आगे डिस्कस करेंगे सब सेगमेंट में क्या क्या है, लेकिन प्रियम्बल है, 470 आर्टिकल्स है और 12 स्केड्यूल्स हैं। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो लेंदी कुछ कारणों की वजह से बना है, कुछ फैक्टर्स की वजह से बना है। रिटन ऑफ कोर्स वी वांटेड टू कोडिफाई इट, दैट्स व्हाई इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स दे वांटेड टू कोडिफाई the law of the land, so that is how the constitution came into existence। और जो written lengthiest बना है ये कुछ कारणों की वजह से बना है। एक तो geographical factors, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो नेचुरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी के कितने सारे कंपोनेंट्स हैं जो सारे जोग्राफिकल डिफरेंसेस को कवर करता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ प्रोविजंस हैं जो हिल एरियाज के है, स्पेशल प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेट्स दैट बिलोंग टू हिली एरियाज। तो ऐसे ही जोग्राफिकल वास्टनेस इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है। सेकेंड फैक्टर जो है वो कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स। अब हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने पहले भी पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इन्फ्लुएंस किया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर चंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में ही इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था, इतने ज्यादा प्रोविजंस थे कि नेचुरली हमने कॉन्स्टिट्यूशन में से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रोविजंस लिए तो नेचुरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उतना ही इलेबोरेट बनेगा। देन अभी हमारा एक सिंगल, इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट्स के लिए। तो जैसे अमेरिका में होता है डुअल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे हमने पॉलिसी अडेप्ट नहीं की, हमने सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रखा बोथ फॉर द सेंटर एंड द स्टेट्स। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ गवर्नेंस से रिलेटेड प्रोविंसेस इंक्लूड नहीं करता, बट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस भी इंक्लूड करता है। तो पूरी जितनी डिटेल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन से लेके वो भी इंक्लूडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, कोडिफाई की गई हैं, इसलिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। और जो बाकी सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो चीजें ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस मतलब और नॉर्मल लॉ मेकिंग को छोड़ दी गई है, वो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी लेंदी है। इनफैक्ट इट इज द रिटन लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ऑल राइट, देन it besides being the lengthiest constitution, हमारे constitution का एक और important feature, significant important feature ये है कि it is drawn from various sources। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने इंस्पिरेशन ली है बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने कहाँ से इंस्पिरेशन ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो फिलोसफिकल पार्ट है, जो फिलोसफिकल पार्ट है जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गई, वो हमने ली हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो हमारा पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हम कैसे कैबिनेट गवर्नमेंट है हमारी,
कैसे रिलेशंस है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, ये हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो तीन टाइप के पार्ट्स है, स्ट्रक्चरल पार्ट, फिलोसफिकल पार्ट एंड द पॉलिटिकल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट वी हैव टेकन फ्रॉम, जितना स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे डिवाइड होगा, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। जितनी सारी फिलोसफीज हैं वो अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और भी बहुत सारी कंट्रीज से हमने बहुत सारे फीचर्स उठाए हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दैट सब्सिक्वेंटली। एंड जो पॉलिटिकल पार्ट है कि कैसे गवर्नेंस को किया जाएगा, कैसे निर्धारित हो गई चीजें, तो वो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया। सबसे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रोल हुआ है इसमें। हमारे मतलब जहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बन सोर्सेज हमारे जो हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फॉर्म्स अ वेरी सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर द सोर्सेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या उठाया है, फेडरल स्कीम। मतलब फेडरल स्कीम को हमने पहले डिस्कस किया है। फेडरल स्कीम यानी कि द गवर्नमेंट इज, द पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स सब्सिक्वेंट यूनिट्स। तो डुअल गवर्नमेंट या 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट या डुअल गवर्नमेंट जो हमने उठाई है, वो हमने उठाई है कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देन ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर के ऑफिस की पोजीशंस जो भी है वो भी हमने उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, क्या जुरिस्डिक्शन होगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या रोल्स प्ले करेंगे, क्या फंक्शंस होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी, वो सारे जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो भी हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जुडिशरी भी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एक फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया था, तो हमारी जुडिशरी की भी जो फाउंडेशन है, जो बेसिस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। देन पब्लिक सर्विस कमीशंस। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पुराने लेक्चर में कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस एस्टैब्लिश किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किए थे। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देन इमरजेंसी प्रोविजन, सो इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस, इमरजेंसी जैसे कौन सी 3 टाइप की इमरजेंसीज हो गई, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों इमरजेंसी से रिलेटेड जितने प्रोविजंस है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या डिटेल्स होंगी उसकी, वो भी सारी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। देन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ऑफ कोर्स बिकॉज वेस्टमिंस्टर मॉडल है, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है। हमारी एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिस है, ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन रूल ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम, रूल ऑफ लॉ हमने लिया है अगेन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं वो हमने सारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। कैबिनेट सिस्टम हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। प्रेरोगेटिव रिट्स, रिट्स इशू किए जाते हैं जब फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, जब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे तो हम रिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिट्स जो हैं वो सारे लिए जाते हैं, लिए गए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जितनी हैं और बाय कैमरलिज्म का जो फीचर है जिसमें द लेजिस्लेचर इज डिवाइडेड इनटू 2 हाउसेस, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, दैट इज आल्सो टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स गारंटीड टू द सिटीजंस एज वेल एज सर्टेन राइट्स व्हिच आर गारंटीड टू नॉन सिटीजंस एज वेल, वो हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, की जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी पार्लियामेंट्री के अधीन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वो हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है। जुडिशियल रिव्यू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है फीचर। जुडिशियल रिव्यू क्या है, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और द लीगैलिटी ऑफ एक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस। मतलब कि जुडिशरी के पास पावर होती है
कि वो एग्जामिन कर सके वेदर कोई भी जो एक्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है कि नहीं, वेदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, वेदर वो अगर और कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो पर्टिकुलर एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये इम्पीचमेंट, हमने इम्पीचमेंट का जो प्रोविजन है, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोसेस है, वो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका रिमूवल कैसे होगा, किन कंडीशंस में होगा, वो भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ऑफ राज्यसभा, उनकी पोस्ट की भी हमने प्रोविजंस जो लिए हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के वो लिए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 2 प्रोविजंस लिए हैं, 3 प्रोविजंस इनफैक्ट लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एक तो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? जो सर्टेन डायरेक्शंस व्हिच आर गिवन टू द स्टेट। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रोविजन जो है वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में कैसे नॉमिनेट किए जाएंगे मेंबर्स, इलेक्ट नॉमिनेशन जो होगा उनका। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होंगे वो कहाँ से हमने लिए? इम्पीचमेंट जो है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लेंगे? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो तो हमारा फेडरल विद काशी, फेडरल काशी का मतलब लाइक फेडरल का, फेडरल विद यूनिटरी फीचर्स हम आगे पढ़ेंगे। तो जो फेडरल फीचर्स, फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जहाँ की एक फेडरलिज्म भी है जहाँ पे पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, लेकिन सेंटर हमारी स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो ये वाला फीचर हमने कहाँ से लिया है? कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देन वेस्टिंग ऑफ द रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो रेजिडरी पावर्स थी वो किसको दी गई थी? वाइसरॉय को दी गई थी। लेकिन अभी हमने देखा कि हमने जो प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया है वो कि रेजिडरी पावर्स कौन सी पावर्स होती हैं? जो तीनों लिस्ट में इंक्लूड नहीं की गई, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं किए गए, उसके ऊपर जो पावर है वो उसको रेजिडरी पावर्स कहते हैं। और ये अभी फिलहाल किसके पास है? सेंटर के पास है, पार्लियामेंट के पास है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, तो स्टेट गवर्नर्स अपॉइंट सेंटर करेगा, ये प्रोविजन कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट सीक्स फॉर, व्हेन द प्रेसिडेंट आस्क्स। तो ये वाली जो हमने प्रोविजन है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड स्टेट इंटरकोर्स का लिया है, और जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट का लिया है। देन जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जब भी अभी इमरजेंसी होगी, नेशनल इमरजेंसी, तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जाएंगे। यू नो मोर एक्सरसाइज योर फंडामेंटल राइट्स, तो ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज और जो आइडियल है जस्टिस का, जो हमने प्रियम्बल में इंक्लूड किया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये दोनों फीचर्स हमने लिए हैं सोवियत यूनियन, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? रिपब्लिक, द आइडिया ऑफ रिपब्लिक वेयर इन वी हैव एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। तो हमने वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमने प्रियम्बल में इंक्लूड किए हैं। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होगा, मतलब अमेंड मतलब उसमें चेंजेस कैसे लाए जाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंजेस लाए जाएंगे, वो सारे हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से।
और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, लेकिन इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब है कि जब तक हमारा प्रोसीजर फॉलो किया गया है एक लॉ बनाने के लिए, तब तक लॉ जस्ट है। इस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में लॉ की आर्बिट्रीनेस, वेदर लेजिस्लेचर आर्बिट्री है कि नहीं, ये नहीं देखा जाता, सिर्फ एग्जीक्यूटिव की आर्बिट्रीनेस देखी जाती है। सो ये हम डिस्कस करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। लेकिन अभी आप इतना ही समझे कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब कि जब तक प्रोसीजर फॉलो किया गया है एक लॉ को बनाने का, तब तक वो लॉ ठीक है, वो लॉ जस्ट है। Then another important feature of constitution is blend of rigidity and flexibility. तो कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार में बांटे जाते हैं, वन इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर अमेंडमेंट का फॉलो करना पड़ता है, बहुत ही स्पेशल प्रोसीजर, ज्यादा हमको मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी रिजिड प्रोसीजर्स फॉलो करता है। आप अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज लाना चाहें तो बहुत ही स्पेशल मेजोरिटी के साथ आपको चेंज लेके आ सकते हैं, बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, इजी प्रोसेस नहीं है। लेकिन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो अमेंड किया जाता है, जैसे आम लॉज बनते हैं, ऑर्डिनरी लॉज जैसे बनाए जाते हैं, वैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी किया जाता है। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में का काफी वो फ्लेक्सिबल है। जैसे आम लॉज बनते हैं, वो लॉज को बनते हैं, सिंपल मेजोरिटी होती है, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, वैसे ही जैसे आम लॉज बनते हैं वैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना कि बिल्कुल रिजिड है और ना ही बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। बहुत कुछ प्रोविजंस जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंड किए जाते हैं स्पेशल मेजोरिटी से, जो कि है कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस more than 50% of the total strength. So some provisions can be amended by a special majority of the parliament, that is 2/3 majority of the members of each house of present and voting, and majority of total membership of each house. और कुछ provisions ऐसे हैं जो हमें स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड करने हैं, प्लस हमको उसमें रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स का चाहिए, मतलब रजामंदी चाहिए 50% ऑफ द स्टेट्स की। तो वो ऐसे प्रोविजंस है जो हमारी फेडरल स्ट्रक्चर से छेड़ाछाड़ी कुछ करते, चेंजेस लेके आने की कोशिश करते हैं। तो वो जो जौन से प्रोविजंस हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को कुछ इम्पैक्ट करता है, उसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी से भी पास करना है, प्लस रैटिफिकेशन चाहिए बाय स्टेट्स की। और लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के द्वारा, ऑर्डिनरी लॉ, जैसे एक ऑर्डिनरी लॉ बनाया जाता है वैसे ही सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, विच इज मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ ईच हाउस। तो जब 50% से ज्यादा मेंबरशिप होगी, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट हैं मोर देन 50%, और जो लोग वोट कर रहे हैं उसके 50% से ज्यादा अगर हमको वोट मिल गए, तो हमारे ये नॉर्मल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है। At the same time, some provisions of the constitution can be amended by a simple majority of the parliament in the manner of ordinary legislative process. But you have to remember that these amendments do not come under Article 368. तो ये जो amendments है वो Article 368 के अंदर नहीं आते, वो Article 368 के बाहर आते हैं। जब हम amendment का पूरा provision करेंगे कि कौन से provisions किस amendment से किए जाते हैं, कि किसके लिए कौन सी majority चाहिए होती है, तब हम इसको depth में discuss करेंगे। Then comes फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। हमने थोड़ा सा ये अभी हमने डिस्कस किया है। तो फेडरल विद यूनिटरी बायस मतलब फेडरल सिस्टम वो होता है जहाँ पे पावर डिवाइड की जाती है बिटवीन अ सेंटर अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, और अन्य भागों में जब पावर को डिवाइड किया जाता है उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। और यूनिटरी वो होती है जो पावर सारी कॉन्सेंट्रेट होती है एक सेंटर में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो ये है कि हम ना ही हम लोग फेडरल हैं,
बट विद अ यूनिटरी बायस। काशी फेडरल है, फेडरल के जैसे हैं। हमारे हमारे पास हमने दोनों के फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए हैं, कुछ फेडरलिज्म के फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए हैं और कुछ यूनिटरी के। तो फेडरल सिस्टम के हमने कौन से प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए हैं? टू गवर्नमेंट। तो जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये हमने एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम का फीचर है जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है। देन डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर जो 7 शेड्यूल में हमने डिवाइड की है, पावर बिटवीन द सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये भी एक जो फीचर है वो एक फेडरल सिस्टम का है जो हमने इनकॉर्पोरेट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्या है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी किसका फीचर है? एक फेडरल सिस्टम का जो हमने इनकॉर्पोरेट किया है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड। एंड जो जुडिशरी का काम है वो है इम्प्लीमेंटिंग द लॉ ऑफ द लैंड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सुप्रीम माना जाता है, जुडिशरी की इम्प्लीमेंट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और ओवरसी करती है इम्प्लीमेंटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो हैं वो है एग्जीक्यूटिव। और तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है सुप्रीम। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने देखा पिछले सेगमेंट में कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भाग हैं जो रिजिड हैं, कुछ जिसमें हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, प्लस स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ बाय द स्टेट्स चाहिए, रजामंदी स्टेट्स की चाहिए। तो वो हमें मिलती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती है रिजिड। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी सबॉर्डिनेट नहीं है लेजिस्लेचर के, इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी। एंड बाय कैमरलिज्म एक फेडरल फीचर है। तो बाय कैमरलिज्म चाहे हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बट एक ये फेडरल फीचर है जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है। हमारे काफी सारे यूनिटरी फीचर्स भी हैं, वो यूनिटरी फीचर्स या उसको नॉन फेडरल फीचर्स भी कहते हैं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये सेंटर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब कभी इमरजेंसी होती है। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारे स्टेट्स के लॉज हैं और सेंटर के हैं पूरे। द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज वैलिड ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल ओवर द स्टेट्स। देन सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अगर आप केरला के सिटीजन हो तो आप इंडिया के ही सिटीजन हो, सेपरेट सिटीजनशिप केरला, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की नहीं है। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के द्वारा ही अमेंड किए जाते हैं, जो आप आर्टिकल 368 के परव्यू के बाहर हैं, वो हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब हमारी एक ही पूरा जुडिशियल सिस्टम है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं एंड सो ऑन। तो ये जो इंटीग्रेटेड है जुडिशरी, और ये पूरी जुडिशरी ही इन्फोर्स करती है लॉ ऑफ द लैंड को। तो इसमें सेपरेट नहीं है कि स्टेट लॉज के लिए हाई कोर्ट है इन्फोर्समेंट के लिए और सेंटर के लॉज के लिए सुप्रीम कोर्ट है इन्फोर्समेंट के लिए। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी इन्फोर्सेस द लॉ ऑफ द लैंड। ऑल राइट। देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये वाला जो फीचर है जिसमें स्टेट गवर्नर है वो स्टेट में गवर्नर हैं, लेकिन गवर्नर को अपॉइंट कौन करेंगे? सेंटर। तो सेंटर के अथॉरिटी काफी इसमें हाई हो जाती है गवर्नर की अपॉइंटमेंट में। ये इनफैक्ट काफी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट भी है। और तो गवर्नर का जो है वो अपॉइंटमेंट, वो सेंटर वो उसको यूनिटरी बायस देता है। देन ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे इनफैक्ट आपको ये याद रखना है कि फेडरेशन तो शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द है वो इस्तेमाल किए गए हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके दो कारण है कि इंडिया जो है इंडियन फेडरेशन है वो कोई स्टेट्स ने आपस में रजामंदी के द्वारा नहीं बनाया गया। स्टेट्स ने अग्रीमेंट नहीं था, देयर वाज नो एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स टू फॉर्म द फेडरेशन। दूसरा कि स्टेट्स को राइट नहीं है अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ करने का। सो द स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। अब हम नेक्स्ट फीचर करेंगे जो कि है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
So the Constitution of India has opted for British parliamentary system rather than American presidential system. तो हमने किसको बेसिस बनाया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को, और हमने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपना बेसिस नहीं बनाया है. सो जितना भी कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो किस कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम. हम लोग स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉलो नहीं करते. स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉलो की जाती है, बट नॉट इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस एज इट इज इन दी अमेरिकन फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. Another name for parliamentary form of government is Westminster model of government, या हम उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं. बहुत बारी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. 2-3 टाइम क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड इन फैक्ट. एंड मेंस में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको समझ आना चाहिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के की फीचर्स क्या हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव. तो डिस्टिंक्शन है बिटवीन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द रियल एग्जीक्यूटिव. इन आवर केस, हु इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव? It is the president. And who is the real executive? It is the Council of Ministers headed by the Prime Minister. So Council of Ministers headed by the Prime Minister is the de facto executive, while the president is the de jure executive. De jure का मतलब as a on paper, but de facto as a matter of fact, जो reality. Then majority rule, majority party rule. तो जो भी पार्टी अपनी मेजोरिटी बना के गवर्नमेंट बनाएगी वो होगा. तो गवर्नमेंट किसकी होगी? जिसकी मेजोरिटी पार्टी है. दिस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर. देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर. दिस इज, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब है कि जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, as a together as a team, they are responsible to the legislature, they are answerable to the legislature, they sink and swim together. वो एक साथ answerable है to the legislature. Then membership of the ministers in the legislature. तो जो ministers हैं वो legislature का ही भाग है. executive जो है वो legislature का ही भाग है. वो ministers हैं जो legislatures का part हैं. लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द सीएम. तो जितना भी हम आगे देखेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर के जब हम रोल्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, ड्यूटीज पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट जितनी भी सारी पॉलिसीज हैं, सब कुछ पोर्टफोलियो सिस्टम है, जितना भी सारा फंक्शनिंग है, वो सारी कॉन्सेंट्रेटेड है इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सो इनफैक्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहुत बारी प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है. कुछ कुछ डिफरेंस हमने, वैसे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ मॉडल अडॉप्ट किया है, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स अभी भी डिफरेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिश पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे सॉवरेन हमारे जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है, मतलब ये सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है. हमारी पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट है, बट सो इज द एग्जीक्यूटिव, सो इज द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट भी इम्पोर्टेंट है. पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं हम फॉलो करते, हम लोग एक मिक्सचर ऑफ बोथ फॉलो करते हैं. वी विल बी स्टडिंग दैट इन द नेक्स्ट सेगमेंट. और एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि हमारे जो है इंडियन स्टेट वो इलेक्टेड हेड है. रिपब्लिक प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है, वो हेरिडिटरी नहीं है जैसे ब्रिटेन में है. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ऑल द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है ब्रिटेन में? किंग. तो मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन हमारे केस में रिपब्लिक है. वी आर नॉट अ मोनार्की, वी आर अ रिपब्लिक. अगला इम्पोर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है वी फॉलो अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. ना तो हमारे जैसे ब्रिटेन का जो मॉडल है वो मॉडल है प्राइमरीली बेस्ड किसके बेसिस पे? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के बेसिस पे. So parliamentary sovereignty, the doctrine of sovereignty of parliament is associated with British parliament. लेकिन जो अमेरिका है वहां पे क्या फॉलो किया जाता है? जुडिशियल सुप्रीमेसी. So the principle of judicial supremacy is followed. एंड हमारे केस में हम लोग जो फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने क्या फॉलो सोचा कि क्या सही होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? वो होगा एक सिंथेसिस ऑफ
सिंथेसिस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारे केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सके। वो किसके पास पावर है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू डिक्लेयर द लॉज, पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और लेकिन पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि वो थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सके टू एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स एंड चेंजिंग टाइम। तो दोनों को पावर है, सुप्रीम जुडिशरी को भी पावर है और जो पार्लियामेंट है उसको भी पावर है। सो वी फॉलो अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फीचर जो कि है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम है, वो पूरा वो इंटीग्रेटेड भी है, मैं आपको समझाऊंगी कैसे, और इंडिपेंडेंट भी है। The Indian Constitution establishes a judicial system that is both integrated as well as independent. Integrated कैसे है? सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स ऑफ रिस्पेक्ट डिफरेंट स्टेट्स, हाई कोर्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोले जाएंगे जब ये सिविल मैटर से डील करेंगे, और सेशंस कोर्ट बोला जाएगा जब ये क्रिमिनल मैटर से डील करेंगे। So the Supreme Court stands at the top of the integrated judicial system in the country. Below it, there are high courts at the state level. Under a high court, there is a hierarchy of subordinate courts, that is district and other lower courts. This single system of court enforces both the central laws as well as the state laws. जबकि यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में क्या होता है कि जो फेडरल लॉज है वो इन्फोर्स किए जाते हैं, फेडरल जुडिशरी उनको इन्फोर्स करती है, और जो स्टेट लॉज है वो कौन उनको इन्फोर्स करता है? स्टेट जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेपरेट है फॉर सेंटर एंड द स्टेट, बट द सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड इट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स अगर इन्फोर्स करने हैं तो कौन इन्फोर्स करता है? सुप्रीम कोर्ट। और ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर आता है, आर्टिकल 32। The Constitution has made various provisions to ensure the independence, और independence ताकि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, इसके प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए गए हैं। जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, तो जजेस की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, कोई भी ऐसे रिमूव नहीं कर सकता है। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का इंटरफेरेंस अपॉइंटमेंट में, रिमूवल में बिल्कुल भी नहीं है। Fixed service conditions for the judges. All the expenses of the Supreme Court are charged on the Consolidated Fund of India. जितने भी सुप्रीम कोर्ट के खर्चे हैं वो सारे कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज किए गए हैं। दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। इसका मतलब ये कि पार्लियामेंट ये इस पे जो भी एक्सपेंसेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे उस पे पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती। दे डोंट हैव द राइट टू वोट। देन प्रोहिबिशन ऑन द डिस्कशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द कंडक्ट ऑफ द जजेस इन द लेजिस्लेचर। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके एक्शंस होंगे वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकते, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट। देन दे कैन पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट पास की गई है, जजमेंट में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है, अगर उस वर्डिक्ट को हम ऑफेंड करते हैं, कुछ जो जिसको दिया हुआ ऑफेंड, तो दैट इज कॉल्ड अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो जुडिशरी को बिल्कुल सेपरेट किया गया है एग्जीक्यूटिव की इंटरवेंशन से। यह कभी भी हावी नहीं होने देती। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, रिमूवल से रिलेटेड, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से रिलेटेड, कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज इंश्योर्ड। नेक्स्ट important feature of the constitution is fundamental rights. So part 3 of the Indian Constitution guarantees fundamental rights to all the citizens, and some fundamental rights are guaranteed to non-citizens as well. What are the different fundamental rights? Right to equality, Article 14 to 18.
right to freedom, Article 19 to 22, right against exploitation, Article 23 to 24, right to freedom of religion, Article 25 to 28, and cultural and educational rights, right, Article 29 to 30. Then finally comes the right to constitutional remedies, Article 32. जो फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिकली उनका आइडिया क्या है कि प्रमोट करना है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। तो डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि सारे को इक्वली ट्रीट किया जाए पॉलिटिकली। And another important feature of fundamental rights is that ये fundamental rights limitations impose करते हैं किस पे, on the arbitrariness of the state and on the state arbitrariness of both executive and the legislature. They operate as limitations. वो limitations लगाते हैं किसके हित में, citizens के हित में, ताकि executive arbitrary ना हो पाए, legislature tyrannical ना हो पाए. So they operate as limitations on the tyranny of the executive and the arbitrary laws of the legislature, and they are justiciable in nature. इसका मतलब है कि कोर्ट्स इनको इन्फोर्स कर सकते हैं इफ दे आर वायलेटेड। अगर वो कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जाएं, वायलेट हुए, तो हम लोग कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं एज वेल एज हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, एंड द कोर्ट्स आर दे कैन इन्फोर्स देम। जो भी अग्रीव्ड पर्सन है, अग्रीव्ड का मतलब जिसके राइट्स वायलेट हुए गए हैं, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं जब अगर फंडामेंटल राइट्स डायरेक्ट, not through way of appeal, but directly they can approach the Supreme Court if their fundamental rights are violated. And Supreme Court के पास ऑप्शन होता है, the Supreme Court इशू करती है writs, different writs इशू करती है, जैसे habeas corpus हो गया, mandamus हो गया, certiorari हो गया, prohibition हो गया, quo warranto। ये इन सब का क्या मतलब है, ये हम फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें ये भी समझना है कि फंडामेंटल राइट्स जो राइट्स है जो सिटीजन्स को दिए गए हैं against the arbitrariness and tyrannical nature of executive and legislature, they are not absolute in nature, they are not sacrosanct, they are not permanent. इसका मतलब कि ये टोटलिटी में अप्लाई नहीं करते, रिस्ट्रिक्शंस कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे सोशल ऑर्डर के लिए, देन इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल, वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल। तो ऐसे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऐसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट अप्लाई कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड दे आर ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो बी curtailed बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर सकती है और फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है। दे आर नॉट sacrosanct, they are not permanent, and they can further be suspended during the operation of a national emergency, except the rights guaranteed by Article 20 and 21, which is the right to life. So ये हमें याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स भी बहुत एक एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी become is the feature of the Indian Constitution. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो डायरेक्शन, सर्टेन डायरेक्शंस इशू टू द स्टेट फॉर द गवर्नेंस। सो आर्टिकल 37 इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आर्टिकल 37 दर्शाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। दीज आर सर्टेन डायरेक्टिव्स इशूड टू द स्टेट। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही एक नॉवल फीचर है। हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वैसे तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके लिए हैं, बट फिर भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही नया फीचर है और ये बहुत ही डिफरेंट है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो तीन में ज्यादा इन्यूमरेट किए जाते हैं, मतलब तीन टाइप्स के ज्यादातर है। वन इज सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। आपको ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में बस इन्यूमरेशन दिया गया है, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता है डिफरेंट फिलोसोफर्स ने इसको डिवाइड किया गया है तीन भागों में, जो है सोशलिस्टिक, गांधीयन। सोशलिस्टिक है जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को दर्शाता है, गांधीयन जो गांधी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज, देन बैन ऑन लिकर यूज। सोशलिस्टिक में आ गया है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द फ्यू हैंड्स।
और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड। तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है जहाँ पे स्टेट का रोल बहुत ज्यादा है, जिसे स्टेट बहुत प्राइमरी रोल प्ले करती है, और गांधीयन प्रिंसिपल्स जो गांधीयन आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करती है, और लिबरल इंटेलेक्चुअल जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी, मॉडर्न स्टेट की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करती है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये दर्शाता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के आइडियल्स को। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी जिसका टारगेट होता है सोशल इनइक्वालिटीज और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को हटाना, मिनिमाइज करना। And they seek to further establish a welfare state in India. This is very important. लेकिन फंडामेंटल राइट्स के जैसे ये जस्टिसेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है। तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर इम्प्लीमेंट स्टेट नहीं कर रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो सेइंग दैट माय डायरेक्टिव, आई एम नॉट गेटिंग दीज डायरेक्टिव राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही डिक्लेयर किया है दैट दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग ऑफ द लॉज। तो स्टेट की ड्यूटी है कि डायरेक्टिव्स को अप्लाई करना है जब वो लॉज बना रहे हैं। तो इसलिए ये स्टेट पे क्या करती है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन करती है। आर्टिकल 37 में इसकी बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही बात की गई है कि हाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस। तो ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन इम्पोज करती है स्टेट अथॉरिटीज में कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करें। बट इनके पीछे जो रियल सैंक्शन है वो पॉलिटिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। रियल सैंक्शन है पॉलिटिकल, पब्लिक ओपिनियन। तो जैसे जैसे डिफरेंट सरकार का इलेक्शन मैनिफेस्टोज में बहुत एक्सटेंसिवली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, और लेकिन ये याद रखना है कि ये जस्टिसेबल नहीं है, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। Another important thing to remember about directive principles of state policy is that Supreme Court in the Minerva Mills case held that the balance between directive principles of state policy and fundamental rights is a part of the basic structure of the constitution. तो basic structure of the constitution क्या है, कुछ certain fundamental principles, ये एक judicial innovation है। तो कुछ fundamental principles जो constitution के foundation को बनाते हैं, जिसको पार्लियामेंट अपने लॉज के द्वारा वायलेट नहीं कर सकते। तो एक बैलेंस है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट्स चाहे जस्टिसेबल है, दे आर इम्पोर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन फिर भी एक बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ they form the part of the basic structure of the constitution. Then another important feature of the constitution is fundamental duties. तो originally fundamental duties included नहीं थे constitution में। constitution ने originally नहीं दिए गए ये duties होंगी किसकी, citizens की, but they were added during the operation of internal emergency 1975-1977। किसके द्वारा ऐड की गई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। और कौन सी कमेटी की बात की गई, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ऐड की गई, स्वर्ण सिंह कमेटी। कई बार यूपीएससी ऐसे मैच द कॉलम में कुछ कमिटीज के नाम दे सकती है, और कमेटी ने क्या किया, ये बहुत बारी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो आप याद रखना कि स्वर्ण सिंह कमेटी किसके रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड। फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक और फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी थी, जो कि है with respect to providing your ward, your child education। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के द्वारा। पार्ट 4A के बीच में आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, एक ही आर्टिकल के अंडर आती हैं, जो कि आर्टिकल है आर्टिकल 51A। किस प्रकार की फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जैसे को रिस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, देन प्रोटेक्ट दी सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, फिर प्रमोट करना स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को, और प्रिजर्व करना हमारे हेरिटेज को, कॉम्पोजिट कल्चर को। तो बहुत बारी अभी जब हम डेप्थ में जाके फंडामेंटल ड्यूटीज पे पढ़ेंगे तब हम समझेंगे यूपीएससी
टाइप के क्वेश्चंस पूछती है। तो यूपीएससी कई बार ऐसे एक वन लाइनर स्टेटमेंट दे देती है और पूछ देती है वेदर दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल, वेदर दिस हैज बीन स्पोकन अबाउट इन प्रियम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमने देखा कि कैसे यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी की बात प्रियम्बल में भी की गई है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी की गई है। Fundamental duties, they serve as a reminder to the citizens that while enjoying their rights, they also have to be quite conscious of the duties. So they have to be aware about the duties that they owe to the country and the society and also their fellow citizens. But again, the point is that they are not justiciable in nature. So अगर fundamental duties कोई ना follow करे, obey नहीं करे citizen, तो इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि फंडामेंटल ड्यूटीज टूथलेस हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट किया गया है थ्रू डिफरेंट पार्लियामेंट्री लॉज। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशन थी कि डिफरेंट फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्लियामेंट ने थ्रू डिफरेंट लॉज इनैक्ट किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज को वायलेट करेगा तो वो फिर उस केस में ऑर्डिनरी लॉ की वायलेशन के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अगला फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलर स्टेट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है दैट वी आर अ सेक्युलर स्टेट। जो हमारा कॉन्सेप्ट है ऑफ सेक्युलरिज्म वो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, whereas इफ वी कंपेयर इट टू वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन का है। जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। तो स्टेट का रिलीजन से कुछ भी लेना देना नहीं है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द चर्च और द रिलीजन। लेकिन हमारा जो डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म है दैट्स पॉजिटिव इन कॉनोटेशन, वी ग्रांट इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स। और हमारा जो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म की वो ये दर्शाता है दैट द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इट्स ओन। स्टेट का अपना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। The Constitution of India stands for a secular state, hence it does not uphold any particular religion as the official religion. What are the provisions? फिर Constitution में कुछ provisions है जो secularism के pillar को strengthen करता है. And what are those provisions? First and foremost, the term secular was added to the preamble of the Indian Constitution by the 44th Constitutional Amendment Act 1976. तो 42nd Constitutional Amendment Act के द्वारा secular word को preamble में डाला गया। अब preamble में डाला गया, preamble reflects the philosophy of the Constitution, so this strengthened the roots of secularism by the Constitution of India. Then the preamble secures to all citizens of India liberty of belief, faith and worship. तो बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी प्रियम्बल ही देता है दैट यू आर फ्री टू हैव योर ओन पर्सनल बिलीफ, यू आर फ्री टू हैव योर ओन फेथ एंड यू फ्री टू वर्शिप। सो ये प्रियम्बल में दो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेक्युलरिज्म के पिलर को स्ट्रेंथन करता है। फर्दर हमारे आते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 15, 16, देन 26, 27, 28, 29, 30 और फाइनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ आर्टिकल 44। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, बिकॉज मेंस में अगर क्वेश्चन आया गया बाय चांस आ जाए ऑन सेक्युलरिज्म, देन व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलरिज्म, तो आप यहाँ से पॉइंट्स डायरेक्टली ले सकते हो। एंड इवन फॉर एसे पेपर such points can serve as very handy in framing an essay answer अगर कुछ भी सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो। Then comes the state shall not discriminate अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15 बोलता है। तो रिलीजन जब प्रोहिबिट की गई है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन कांट बी द ग्राउंड, रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 ये दर्शाता है। देन आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई है सभी सिटीजन्स को इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी अगर आपका रिलीजन डिफरेंट है तो उसमें रिलीजन डिफरेंट होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
देन कम्स आर्टिकल 25 to 29 जो कि रिलीजियस फ्रीडम है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और फर्स्ट है उसमें, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मतलब हमारा इनर बिलीफ, क्या हम बिलीव करते हैं, हमारा सोल में क्या बिलीफ है। एथिस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, बिलीवर हैं, नहीं भी बिलीवर हैं, बट कॉन्शियस, इनर कॉन्शियस। सो इंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। तो आप प्रैक्टिस जब हम करते हैं, तो प्रैक्टिस का मतलब है कि कोई भी रिचुअल अगर प्रैक्टिस करते हैं, रिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, उसके बारे में प्रीच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, किसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बाय इन्फ्लुएंसिंग देम, नॉट फोर्सफुल कन्वर्जन। सो आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट दिस। Then every religious denomination or any of its section shall have the right to manage its religious affairs. So different religious or denominations can manage their own religious affairs. This is as per article 26. जो अलग अलग रिलीजन हैं वो अपने रिलीजियस अफेयर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के खुद ही मैनेज करेंगे। Then comes Article 27. No person shall be compelled to pay any tax for the promotion of a particular religion. तो state tax नहीं लगा सकती for the promotion of a particular religion, लेकिन for the promotion of all religions लगा सकती है। पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, क्योंकि हमने अपना कोई पर्टिकुलर रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं करा है, तो इस कारण स्टेट एक किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगा सकती, एंड नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे सच अ टैक्स। Further, no religious instruction shall be provided in any educational institution maintained by the state. Article 28. तो जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे स्टेट फंडिंग है, स्टेट रन करिए, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे रिलीजियस एजुकेशन कंपलसरी नहीं कर सकते। Any section of the citizens shall have the right to conserve the distinct language, script और culture. तो अगर किसी भी कम्युनिटी की अपनी डिस्टिंक्ट, अपनी अलग भाषा है, अपना रिलीजन है, अपना कल्चर है, अपनी कोई स्क्रिप्ट है, तो वो उसको प्रिजर्व करने के कर सकते हैं। ये हमारा कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स के अंदर आता है। फर्दर, ऑल माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस। तो जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटी है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी चॉइस के। आर्टिकल 30। Then the state shall endeavor to secure for all citizens a uniform civil code. Uniform civil code क्या कहता है? Codification for all the laws for all irrespective of religion. Codification of civil law. Codification of civil law for all irrespective of religion. आज की डेट में क्या होता है कि for example, Hindus are administered by the Hindu laws and Muslims are administered by the Muslim law. किस टाइप के सिविल लॉज, जैसे टैक्स, नॉट टैक्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड, इनहेरिटेंस रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, डिवोर्स रिलेटेड. सो द पर्सनल लॉज आर गवर्निंग people belonging to different communities. यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? दैट देयर शुड बी अ सिंगल लॉ फॉर ऑल, फॉर सिविल मैटर्स, irrespective of their religion, irrespective of the differences. So further, the Western concept हमने discuss कर लिया है. The Western concept of secularism connotes a complete separation between the religion and the states. This negative concept of secularism is inapplicable in the Indian situation. So this is not applicable in the Indian situation where the society is multi-religious. हमारे यहाँ पे ये question पूछा भी गया है एक बारी मेंस में, that how is the Indian concept of secularism different from the Western concept of secularism. So हमारी इतनी multi-religious society है that such a definition where you have a strict separation of state and religion, it is not applicable. Hence and it is not possible also. And hence the Indian constitution embodies the positive concept of secularism, which means giving equal respect to all the religions and protecting all the religions equally. और कॉन्स्टिट्यूशन ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे बेस्ड ऑन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज दिए गए थे, वो भी अबॉलिश कर दिया है. सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू अ सेक्युलर स्टेट. आई होप इट्स क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन.